नमस्कार, खबर भारत की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। अश्विन माह शुक्ल पक्ष के शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है और नवरात्रि के दूसरे दिन यानी आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता रानी के स्वरूप की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए हैं और दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए सुशोभित है। पौराणिक कथाओं की माने तो मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, जिस वजह से मां को तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं स्त्री शक्ति की, क्योंकि हमारा ये जो संदर्भ है वो संदर्भ ये है कि हम नारी शक्ति पर बात करेंगे और नारी शक्ति और शक्ति की जब बात करेंगे तो शक्ति पर बात करने के लिए यानी देवी पर बात करने के लिए प्रभुवाणी गूंजेगी। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं उसके पहले कुछ बातें हमारी स्त्री शक्ति से जुड़ी हुई कि मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी और हर पथ को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। देखा जाए तो स्त्रियों को अपने अधिकारों को पाने के लिए किसी संघर्ष या आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ी। दरअसल जो समस्या रही है वो सिर्फ और सिर्फ देखने को मिली है व्यवहार की। हमारे यहाँ स्त्री सशक्तिकरण के जितने आंदोलन चले वे मानसिकता को बदलने और व्यवहार में आई जड़ता को तोड़ने के लिए ही चलाए गए। वैसे हमारे देश में महिलाओं को लेकर दो तस्वीरें सामने आई, एक अतीत और दूसरी आज की। समाज ने उनके असम्मान को कभी बर्दाश्त भी नहीं किया, क्योंकि हमारा समाज लंबे समय तक मात्र सत्तात्मक भी तो रहा है और बच्चों की पहचान अपनी माताओं के नाम से होती रही है, जैसे रेणुका नंदन, देवकी नंदन, कौंते, राधे, सौमित्र और गौरी नंदन, जिनका संबोधन इस समृद्ध परंपरा का ही प्रतीक रहा। तो आज अब वक्त है आज स्टूडियो में मौजूद गेस्ट से यानी मेहमान से मुलाकात करवाने का। तो आज हमारे साथ खबर भारत पर स्त्री शक्ति पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है। परिचय करवाते हैं उपनिदेशक नेहरू युवा केंद्र से भारत सरकार सुरेंद्र शुक्ला जी, जो व्योहारी मैंने सही नाम लिया सर जिला शहडोल के रहने वाले हैं। व्यवहारिक अर्थशास्त्र में एमए किया हुआ है। थोड़ा परिचय बड़ा है तो मुझे लगता है कि ध्यान से सुनिए। एलएलबी पीएचडी की हुई है। गीत, कविता, कहानी, लेखन, गायन में रुचि रखते हैं। मंच संचालन यानी बेहतरीन उद्घोषक भी हैं। इनकी कविताएं, कहानी, गीत और अनेक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं, जैसे रेडियो, टीवी से प्रसारण, राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ, फिल्म लेखक संघ मुंबई के सदस्य, नेहरू युवा केंद्र संगठन में जिला युवा समन्वयक। सर सांस ले लेती हूँ अब मैं थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो क्योंकि आज स्त्री शक्ति पर बात करूंगी, मैं बिल्कुल भी इतर नहीं होने वाली इस मुद्दे से, तो मैम के बारे में बात कर लेते हैं। तो उनका परिचय आप ही देंगे या मैं दर्शकों को बता देती हूँ? नहीं, आप बता दीजिए पहले। बिल्कुल, मैम की बात करेंगे यानी सुरेंद्र शुक्ला जी की स्त्री शक्ति की बात करते हैं। उर्मिला शुक्ला उनका नाम है, 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर है वो, और ये बता देते हैं कि 91 बैच की डिप्टी कलेक्टर, जहां से वो प्रमोट हुई और आईएएस बनी। तो मैम को भी बहुत सारी शुभकामनाएं हम यहाँ इस मंच के माध्यम से देते हैं। और अब शुरुआत करते हैं आपसे उर्मिला जी के साथ, जो आपका जब साथ जुड़ा तो वो संघ कैसे आगे बढ़ता चला गया और कैसे वो शक्ति स्वरूपा बनकर आपको सहयोग करती आ रही हैं? असल में बताना चाहेंगे पहले तो ये कि मैं बड़ा खुशगवार हूँ कि उर्मिला जैसी पत्नी मेरी पत्नी है, क्योंकि हम दोनों ने नौकरी एक साथ शुरू की थी। शाजापुर जिले में वो पदस्थ थी और मेरी भी पदस्थापना हुई जी। तो हम दोनों की मुलाकात एक इंटरव्यू में हुई। एक हमारे यहाँ वॉलंटियर्स भर्ती होती है जी। तो जिला कलेक्टर तत्कालीन जो है उनको उन्हें कमेटी मेंबर बना के भेजा जी। और उनका पर्सनैलिटी देखने लायक था। पहली बार कोई एक महिला एक तो इंटरव्यू ले, पहली मेरी नौकरी। तो हम दोनों ने जब इंटरव्यू शुरू किया तो उनकी शार्पनेस देख के समझ में आ रहा था कि कितना क्लियर है वो। इंटरव्यू के बाद ये हुआ कि उनकी गाड़ी नहीं आई, तो उन्होंने बोला कि हमें तो ऑफिस जाना है कलेक्ट्रेट। तो हमने कहा चलिए मेरे पास बाइक है, मैं बाइक से छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने बिना सोच संकोच के कह दिया कि हाँ छोड़िए। तो मैं उनको छोड़ के आ गया। उसके बाद एक दो प्रोग्राम में, मीटिंग में मुलाकात होती रही, पर उनके बारे में सुनता रहा कि बहुत ईमानदार और बड़ी स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं।
तो एक बात भी लगती थी, अच्छा मुझे भी पसंद था क्योंकि मेरा परिवेश भी जो था, मेरा पॉलिटिकल, मेरे फादर मिनिस्टर रहे, मध्य प्रदेश में एमएलए रहे और उनका असर स्वाभाविक हमारे ऊपर भी था। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, ईमानदारी से बात करना, तो मुझे उनका ये व्यक्तित्व अच्छा लगा। फिर हमारे एक मित्र थे, उन्होंने इस बीच इनका स्थानांतरण खंडवा जिले में हो गया, पर उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि सुरेंद्र भाई एक लड़की है, अगर आप शादी करना चाहें तो बताइए। तो हमने कहा ठीक है, तो बताइए कौन है। तो उन्होंने जब नाम लिया उर्मिला शुक्ला का, तो मुझे लगा कि वो डिप्टी कलेक्टर है, मैं एक कोऑर्डिनेटर हूँ, हम दोनों का बिल्कुल कैडर ही अलग है, वो करेंगी कि नहीं करेंगी देखें। खैर उन्होंने कहा नहीं हम शुरू करते हैं। बातचीत शुरू हुई। जब बातचीत शुरू हुई तो ये खंडवा में थी, मुलाकात भी नहीं हो रही थी। तो उस समय ना तो मोबाइल फोन थे ना कुछ था, पर लैंडलाइन फोन था। मैं धन्यवाद दूंगा भारत संचार को कि कम से कम लैंडलाइन फोन था, और इनसे बातचीत शुरू हुई धीरे धीरे, और लगभग समझिए 1 साल में हम लोगों का बातचीत हुई और मामला आगे बढ़ा। मामला आगे बढ़ा और फिर जद्दोजहद के बीच में फिर तय हो गया कि शादी करनी है। ठीक, सुरेंद्र सर बीच में बात टोक देती हूँ क्योंकि आगे मैं बिल्कुल और जानना चाहूंगी कि आखिर कैसे आपने स्वीकार किया एक दूसरे को, मतलब वो इजहार, मुझे वो वर्ड अच्छा नहीं लग रहा इस वक्त बोलते हुए, लेकिन हाँ कैसे आपने स्वीकार किया कि हाँ वो संगनी हो सकती है, वो बिल्कुल ये सफर तय किया जा सकता है एक दूसरे के साथ में। इससे पहले कभी उर्मिला मैम के बारे में इतनी बातें की हैं खबर भारत में आने से पहले, इस प्रोग्राम में आने से पहले? जी बिल्कुल बताना चाहूंगी कि पहली बार हो रहा है और मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि उर्मिला जो है ना तो मीडिया में आना चाहती है ना आती है, वो अपना काम बड़े ईमानदारी से और बड़ी दबंगई से करती है। तो जस्ट अपोजिट नेचर है उनका। जब ऑफिस होती हैं तो ऑफिस में एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर होती हैं, जब घर में रहती हैं तो बड़ा सहज रहती हैं, लेकिन उनने अपने आप को मीडिया से और बाकी चीजों से थोड़ा दूर रखा है। और मैं बताना चाहूंगा कि खबर भारत बधाई का पात्र है कि आज उनके फोटो भी दिखा रहा है, ये बड़ी बात है, और हम दोनों के साथ में, क्योंकि वो सोशल मीडिया में भी नहीं है और ना वो आना चाहती हैं। तो निश्चित रूप से आप सब बड़े, आपको खास तौर से प्रिया जी मैं बोलना चाहूंगा कि आपने वो कारनामा कर दिया है कि उनको आज टीवी में देख रहे हैं लोग। बिल्कुल, तो मतलब उर्मिला मैम को ये सरप्राइज मिलने वाला है। जब मैं उनको ये वीडियो भेजने वाली हूँ तो वो पक्का बोलेंगे अरे सुरेंद्र आप कैसे पहुंच गए वहां पर और इतनी सारी बातें कर ली। वाकई वहाँ जहाँ हमने छोड़ी थी बात वहां से उठा लेते हैं कि किस तरह से फिर आप लोगों ने तय किया और वो सफर जब शुरू हुआ थोड़ा सा शायद ऊपर नीचे का सफर था, क्योंकि आपने भी स्वीकार किया था कि तब अलग अलग कैडर थे आप, लेकिन ये कभी भी आपके रिश्तों में नहीं आए। ये पद, ये ओहदा, ये तरीके काम के, ये कभी भी आपके रिश्तों में बीच में नहीं आया। कैसे सामंजस्य बिठा लिया होगा आप दोनों? देखिए वो है, मुझे पसंद तो इसलिए हुआ कि मैं भी एक अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करने वाला हूँ, वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करती थी। तो पहली बात तो एक पहला नेचर यही हुआ कि आप एक ही केमिस्ट्री के लोग हैं। जब आप एक साथ काम करके ये देखते हैं कि वो कैसे काम कर रही हैं, हम कैसे कर रहे हैं, तो कहीं उनको भी लगा कि ये एक ठीक ठाक अच्छे तरीके से काम करने वाले हैं। और दूसरी बात क्या कि गलत को बर्दाश्त नहीं करते हम लोग, हम दोनों नहीं करते। तो एक पॉजिटिविटी ये भी थी। फिर तीसरी बात जो लगी मुझे जो लगी कि एक ऑफिसर कैडर में आके मुझे लगता है कि हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। तो मैंने ही प्रस्ताव दिया उनको कि भाई हम चाहते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं आपसे, आप बताएं। तो उन्होंने कहा हम सोचेंगे। तो नेचुरली सोचेंगे, ऑफिसर ऐसे ही रहता है, प्रशासनिक अधिकारी तो थोड़ा टाइम लेते हैं वो। पर ये हुआ कि 1 साल के अंदर ही हम लोगों ने फिर तय किया, और उस समय यूथ फेस्टिवल हो रहा था तो मैं उसमें व्यस्त था। उसके बाद जैसे ही फ्री हुआ जनवरी में, तो मैंने कहा कि भाई 25 मई को मेरा बर्थडे होता है और मैं ये चाहता हूँ कि 25 मई को ही शादी करूँ। तो आप विचार बना लीजिए और अगर करना है तो फिर फाइनल करें। ऐसे हम लोगों ने तय किया। और कई थोड़े बहुत जो झंझट होते ही हैं, आपको मालूम है कि अगर अफेयर होता है तो परिवार के लोगों को कुछ थोड़ा सा लगता है। मेरे पक्ष में तो नहीं था पर उनके पक्ष में थोड़ा सा था जी। पर फिर ये हुआ कि नहीं करना है, और हम लोग फिर भोपाल में बढ़िया सामाजिक रीत रिवाज और बेहतरीन तरीके से फिर शादी कर ली। जी बिल्कुल। और जिस तरह से एक बार फिर से हम दर्शकों को बता देते हैं कि उर्मिला शुक्ला जी 2008 बैच के आईएएस हैं, संचालक वाल्मीकि जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान।
तो ये हम उर्मिला मैम के बारे में भी बात करते चले जाएंगे और ये भी जानना जरूरी क्योंकि आप नेहरू युवा केंद्र संगठन एक महत्वपूर्ण संगठन, भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण संगठन जिसके उपनिदेशक आप हैं, तो ये भी हम पूछ लेते हैं युवाओं की। जब हम बात करते हैं, आप इतने सालों से इस केंद्र से जुड़े हुए हैं, तमाम तरह की गतिविधियों में आपका दखल है, तो किस तरह से ये केंद्र काम करता है? क्योंकि इसके उद्देश्यों को लेकर तो हम क्लियर हैं कि ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल करना पहला उद्देश्य। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य कि उनमें ऐसे कौशल और मूल्यों को विकसित करना जिससे कि वे आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और तकनीकी राष्ट्र के उत्तरदायी और सृजनकारी नागरिक बन सके। कैसा अनुभव रहा? देखिए, नेहरू युवा केंद्र मेरी अपनी चॉइस है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इसमें आऊं क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट का जॉब है। इसमें हम उन युवाओं के लिए काम करते हैं जो युवा समाज से आमतौर पे बिछड़े हुए थे, जिन्होंने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया था और ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास में उनको सहयोग करने के लिए, उनको गाइडलाइन करने के लिए भी लोग चाहिए। नेहरू युवा केंद्र एक ऐसी संस्था थी, मैं समझता हूँ, जो कहीं ऐसा नहीं हो सकता था। हमने जो है उनको इसलिए नेहरू युवा केंद्र ज्वाइन किया और नेहरू युवा केंद्र में आकर मुझे लगता है कि उन युवाओं को दिशा मिलती है जो युवा एकदम सुप्त अवस्था में गांव में चले गए, जिन्हें राष्ट्र के विकास से कोई वास्ता नहीं था, जिन्हें ये लगता था कि आगे हमारा क्या होगा। कई लोग नशे में चले जाते हैं, कई लोग फालतू बैठे रहते हैं, ठेलों पे बैठ के अपनी जिंदगी बिताते हैं, खेतों में काम करने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो नेहरू युवा केंद्र उनको अलग तरीके के प्रशिक्षण देता है, उनको राष्ट्र के प्रति जोड़ता है, उनमें लीडरशिप डेवलपमेंट करता है। और आपको आश्चर्य होगा कि आज के समय में नेहरू युवा केंद्र से जुड़े कई युवा, सैकड़ों युवा नहीं, हजारों युवा ग्राम पंचायतों के चुनाव जीते हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव जीते हैं और वो नेतृत्व कर रहे हैं अपने यहाँ अपने विकास का। तो नेहरू युवा केंद्र ऐसे काम करता है। जी, गीत, कविता, कहानी लेखन, गायन में भी रुचि रखते हैं। अब जब इतनी सारी विधाओं से आप जुड़े हुए हैं, सर्वगुण संपन्न सुरेंद्र जी, कैसा लग रहा है ये सुनकर? क्योंकि आमतौर पर ये स्त्रियों के लिए स्त्रियों के लिए ये शब्द यूज किया जाता है कि भाई कैसी है बेटी हमारी, सर्वगुण संपन्न बहू है हमारी। तो अब आप मुझे बताइए, क्या आप डेडिकेट करना चाहेंगे स्त्री शक्ति को कोई गीत या कविता या कोई पंक्तियां, कोई विचार, या फिर गायन में अगर रुचि रखते हैं तो कोई खूबसूरत सी गीत की पंक्तियां? देखिए, मेरी एक टैगलाइन बड़ी चलती है जो पूरे देश में बड़ी प्रसिद्ध है। अच्छा। और इसको हमने 1996 में लिखा था। हाँ। और कलकत्ता के नेताजी स्टेडियम में मैंने पहली बार पढ़ा और जो बड़ा सराहा गया जी। वो आज की डेट में युवाओं को प्रेरणा है मेरा वो शेर कि समंदर को यद गुमान है तूफान उठाने का, समंदर को यद गुमान है तूफान उठाने का, तो हौसला हम भी रखते हैं कश्ती वहीं चलाने का। क्या बात है, तो हौसला हम भी रखते हैं कश्ती वहां चलाने का। अब क्या बात है। अब आप कह रहे हैं कि गीत के लिए तो गीत भी पढ़े और गा भी दें, तो मैंने देखे आपके वीडियोस, आप बहुत अच्छा गाते हैं, बिल्कुल आप बच नहीं पाएंगे। जी जी। तो मैं एक गीत जो है मेरा बड़ा चर्चित गीत है जी। हालांकि अब तो बारिश का मौसम है, सावन चला गया है, पर वो गीत उसी तरीके का है। मुझे लगता है कि पसंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, शब्द ठहर जाते हैं सर, मौसम बदल जाते हैं। तो मैं उसके 2 लाइन सुनाता हूँ आपको। मितवारे साथी रे, मितवारे साथी रे, सावन आग लगाए मितवा तेरे बिना, अखियां नीर बहाए मितवा तेरे बिना, हो मितवा तेरे बिना, मितवारे साथी रे, याद में तेरे मेरे साथी भूख प्यास मर जाए, दूर कहीं मैं जाना चाहूं संग संग चली आए, संग संग चली आए, कि मनवा मोरा रोए रे मितवा तेरे बिना, अखियां नीर बहाए मितवा तेरे बिना, हो मितवा तेरे बिना, मितवा रे साथी रे, सावन आग लगाए मितवा
तेरे बिना अखियां नीर बहाए मितवा, तेरे बिना ओ मितवा, तेरे बिना मितवा रे साथी रे। हाँ, सवाल पूछ लेती हूँ, इतना सुंदर गाना गाया है मैम, जब आपसे दूर जाती होगी क्योंकि उनका प्रोफेशन ऐसा है कि भले ही आपका केंद्र तो भोपाल में है लेकिन मैम को तो चाहूँ और रहना है, तो कभी उनकी दूरी पर आपने ये गाना उनको सुनाया है? बिल्कुल उनको सुनाया भी और उनको ये पसंद भी है। क्या बात कर रहे हैं। तो जब आप दूर होते हैं तो पूरी जिम्मेदारी एक तरह से देखी जाए तो आप पर आ जाती है। मतलब जैसे वो वर्किंग मदर हैं, बच्चे भी हैं, परवरिश कहा जाता है कि स्त्रियों के हक में आ जाती है, स्त्रियों के हिस्से में आ जाती है, लेकिन आपकी पत्नी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती हैं, देश के प्रति एक जिम्मेदारी भरा पद है उनके हिस्से में। तो वो जाती होंगी तो जैसे आप फादर हैं तो आप फिर वर्किंग फादर बन जाते होंगे, जैसे मदर वर्किंग मदर बन जाती है। तो कैसे आप संभालते होंगे घर को? कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगता अरे भाई तुम घर में ही रहती तो ज्यादा अच्छा था? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम दोनों बिल्कुल बराबर शेयर करते हैं और बड़ा इजी है। मुझे लगता है कि अगर ईगो हटा दिया जाए आदमी के परिवार में तो हर चीज बहुत अच्छी चलती है। हम दोनों में बिल्कुल ईगो नहीं है घर को लेके। हम जब बचपन में, मेरा बेटा तो अब बड़ा हो गया, आजकल स्कॉटलैंड में है, जॉब कर रहा है, पर जब वो छोटा था तो हम दोनों ने तय कर रखा था कि जिस दिन उसको कभी उनको खाना बनाना का, उसको टिफिन बनाना तो वो बनाती थी, हम बनाते थे, दोनों मिलजुल के करते थे। और एक अच्छी चीज आपको बता दें हम, जो शायद सभी पतियों को करना चाहिए, कि मेरी पत्नी की पहली चाय सुबह की मैं बना के उनको देता हूँ। और मुझे लगता है कि एक प्रैक्टिस सभी में आना चाहिए, क्योंकि हम एक दिमाग में रखते हैं कि ये काम महिलाओं का है। मुझे नहीं लगता है कि ये करना चाहिए, क्योंकि बराबरी का मसला है। और मेरा कहना तो ये है कि जैसे अमिताभ जी बोलते हैं ना, अमिताभ बच्चन जी, आपको याद हो कि क्षमा मांग लो, सॉरी बोल दो, सब ठीक है। ऐसे मुझे लगता है कि पहली चाय पत्नी को पिला दो तो दिन बड़ा अच्छा जाता है। ओहो, तो सुन लीजिए हमारे सारे दर्शक, खास तौर से पुरुष वर्ग जो इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे होंगे, सुरेंद्र सर की बातों को सुन रहे होंगे कि सुबह की चाय अगर आप पिला देंगे, जिनकी शादी नहीं हुई सर उनको क्या करना चाहिए? वो स्वाभाविक है कि जिसको पिलाना है उसको पिलाएं, वो जिसको खुश करना हो। बहुत बढ़िया, ये इशारा समझ गए होंगे हमारे सारे पुरुष दर्शक। स्त्रियों को लेकर हम छवि की बात कर रहे थे, समाज में सकारात्मक बदलाव की जरूरत, क्योंकि आपने एक बेहतरीन उदाहरण दे दिया इसका कि जरूरी नहीं है कि चाय की प्याली स्त्री के ही हाथ में हो, चाय का प्याला पुरुष के हाथ में भी हो सकता है। तो बदलाव की बस जरूरत है। स्त्री शक्ति सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, उसकी शक्ति को महसूस करना, और अगर उसके हाथ में पावर दी है तो इस्तेमाल करने का भी तो अधिकार देना चाहिए ना, है ना सर? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल। और मैं तो बड़ा फ्री रहता हूँ, उनको रखता भी हूँ, उनके निर्णय अपने होते हैं, मैं उसमें कभी बाधा नहीं डालता। और मैं जो निर्णय लेता हूँ उसमें उनका सहयोग लेता हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज मैं सोसाइटी में अगर खड़ा हूँ तो उसके पीछे कहीं न कहीं मेरी पत्नी का रोल है, उर्मिला का रोल है। क्या बात है जी। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम भी उर्मिला था। हाँ। और वो इसीलिए निश्चिंत होकर अपने भाई के साथ जा पाए थे, वनवास में हिस्सेदार बन पाए थे, क्योंकि उर्मिला ने उनको निश्चिंत कर दिया। हाँ, बिल्कुल निश्चिंत है, बिल्कुल निश्चिंत है। तो ये नाम एकदम से मेरे जहन में वहां से जुड़कर आ गया सामने। परिवार का सहयोग कितना मिलता है उनको, क्योंकि मैंने अभी कल ही ये बात कही थी जब अधिकारी साहब आए थे। तो उन्होंने डिस्कशन चल रहा था हौसलों को लेकर, सफलता को लेकर पुरुष की, तो ये बात जहन में आ गई थी और कही भी थे मैंने स्क्रीन पर कि एक महिला की सफलता पूरे परिवार पर निर्भर करती है। तो वो इतनी जिम्मेदारी को इसलिए निभा पाती हैं क्योंकि आप जैसे साथी उनके पास हैं, जीवन साथी उनके पास है, और परिवार का सहयोग भी मिलता ही होगा, तभी वो निश्चिंत होकर शायद देहरी से उस पार जाकर अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा वो है, उनका अनुभव भी है, उनकी लंबी यात्रा है। भोपाल में मैं बताना चाहूंगा कि उनकी वर्किंग कैसी है, बड़ा स्पष्ट है। हाँ। आप भोपाल शहर में कई एक लोकेशंस देखेंगे जिसके लिए जब वो एज एसडीएम काम कर रही थी तो बड़े कैसे मेहनत की होगी, कि एक उदाहरण एक दो देना चाहूंगा मैं, कि जहाँ पे आज ये आपका मॉल खड़ा है MP नगर में, बहुत बड़ा सा मॉल है, उसकी झुग्गियाँ हटनी थी,
तो 1-2 महीने लगातार जो है वो वहीं बैठ के फुल टाइम उनको हटाने काम करती थी। कई बार तो मुझे ये चिंता होती थी कि वो करती क्या, खाना उन्हें खाएगी नहीं खाएंगी। तो मेरे से कई लोग पूछते थे कि भैया उर्मिला कहाँ मिलेंगी, तो हम बता देते कि झुग्गी बस्ती में वो हटा रही होंगी, आप वहाँ चले जाइए। ऐसा ही उनने सरकार के पक्ष में इतने सारे काम किए हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई महिला अधिकारी इस तरीके से कार्य करेगी। तो उनकी क्षमताओं के बारे में मैं अभिभूत हूँ कि मेरी पत्नी वो हैं। ऐसा ही आपको बताएं कि भोपाल में एक बार 5 बंगले उन्होंने डायनामाइट का पहला प्रयोग करके हटाया था अतिक्रमण को लेकर। ये भी अपने आप में बहुत बड़े निर्णय की क्षमता थी। तो मुझे तो खुशी होती भाई कि मेरी पत्नी इतनी दबंग और इतनी अच्छी और इतनी सहज है कि वो कभी भी अपने कर्मचारियों के हित में बात करती हैं, उनकी मदद करती हैं, गरीबों की मदद करती हैं। और जब अफसरी करना होता है तो एक कठोर और अच्छे निर्णय वाली महिला होती है। आप ये कहने पे मजबूर कर रहे हैं मुझे उन पंक्तियों को कि किसी को भी मत कहने दो कि तुम कमजोर हो क्योंकि तुम एक औरत हो। बिल्कुल। तो वाकई जो हम शक्ति का रूप बोलते हैं उनको, वो होती है शक्ति, बशर्ते उन्हें शायद वो मौके मिले। जैसे इनको मौका मिला और उन्होंने साबित कर दिया कि हम नहीं डरने वाले किसी से। जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी उसका निर्वहन वो उतनी ही जिम्मेदारी के साथ करेंगे जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर शपथ ग्रहण करते वक्त उन्होंने ली होगी। बिल्कुल। तो एक माँ के भूमिका के रूप में भी मैं बात कर लूं, और ये भी जरूर पूछना चाहूंगी, स्त्री शक्ति सिर्फ अर्धांगिनी के तौर पर ही नहीं, परिवार में या आपके दोस्त के रूप में, पत्नी के रूप में तो खैर स्वाभाविक है, हम चर्चा कर ही रहे हैं, माँ के रूप में स्त्री शक्ति, दोस्त, माँ, बेटी, सहयोगी, आपके युवा केंद्र में काम करने वाली वो बच्चियां, वो युवा, वो युवतियां जो एक सपना लेकर आते होंगे आपके केंद्र में, और जब वो बड़े बड़े मंचों पर भाषण देते होंगे तो आपको लगता होगा कि हमारे केंद्र की बेटी है। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपको बताना चाहेंगे कि आपने बाकी एक माँ के रूप में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक बेटा है बस, वो उसकी पूरी पढ़ाई लिखाई का, चूँकि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था, अब मैं जरा अंग्रेजी में तंग हूँ क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ, उतनी अंग्रेजी आती नहीं थी, तो उसको उर्मिला ने ही एक्चुअली घर में टीच किया, और आज वो उन्हीं की वजह से आज स्कॉटलैंड में है, वो वहाँ जॉब कर रहा है। तो अच्छा, एक आपको बताएं कि प्रेम तो उनका टपकता था पूरा, लेकिन वो एक अनुशासनात्मक माँ थी। वो कभी भी उसको लीक से हट के नहीं देखती थी। हाँ। लेकिन उसकी डिमांड भी कभी उनने ऐसा नहीं है कि पूरी नहीं की। हाँ। जो वो चाहता था उसको मिलता था, और यही कारण था कि वो नेशनल स्विमर रहा है, बड़े लेवल पे स्विमर रहा है। हाँ। उसने यूट्यूब में एक एक्टिंग भी किया है। हाँ। और एक दूरदर्शन भारत के जो आता है चैनल इंडिया का DD1, हाँ। उसके लिए भी एक हसीना मंजिल सीरियल था, उसमें उसने चाइल्ड रोल किया है, तो वो एक्टर भी था। तो उसमें हाँ। कहीं न कहीं उसमें उसी का ही रोल था, माँ का। हाँ। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं हौसले तो बढ़ाता था, पर सहयोग तो उनकी माँ का ही था। क्या बात है, मतलब ये भी आपने इसका दूसरा पहलू भी बता दिया स्त्री शक्ति का। स्त्रियों को ना आम तौर पर भावनाओं से भरी हुई औरत, जो बड़े फैसले लेने से पहले दिल से सोचती है, लेकिन शायद उर्मिला जी ने दिमाग से भी काम लिया कि अगर बच्चे को उस समय अनुशासन की ही जरूरत है, लाड़ प्यार की थोड़ा कम जरूरत है, तो उन्होंने वो रुख अपनाया वहां पर। तो ये एक गुण जो है, जो पुरुषों के हिस्से में अक्सर आता है कि तुम तो कठोर हो, तुमको तुम्हारे हृदय ही नहीं है तुम्हारे पास। तो ये एक्चुअली अगर चाहे स्त्री तो ये रूप भी धारण कर सकती है जरूरत पड़ने पर। ये इसका प्रोफेशन से मुझे लगता कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो सिर्फ भविष्य से, कि बच्चे का भविष्य किसमें बन सकता है। अगर वहां कठोर बनना है तो फिर बनना है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि इस धरती में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में नारी से ज्यादा शक्तिशाली और सहज कुछ भी नहीं है। देखिए, माँ के रूप में आप देख लें, आप उसको पत्नी के रूप में देख लें, आप उसको प्रेमिका के रूप में आप देख लें, उसको आप उसको बेटी के रूप में देख लें आप। मुझे लगता है कि जितना समर्पण, जितना प्रेम, जितना स्नेह, जितना अनुशासन उनमें होता है, वो पुरुषों में तो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। मैं कहता हूँ पेशेंस आप देख लीजिए इस हद में होता है कि मैं तो गांव में अपनी माँ को भी देखा हूँ कि जब पहले, बहुत पहले जब हमारा घर था, सुबह 5 बजे उठ के पूरे घर की झाड़ू खुद लगा लेती थी, जबकि
उनके पति मेरे पिता मंत्री थे, तब भी वो 4 किलोमीटर पैदल, अपने गाड़ी का कोई वाहन का उपयोग नहीं करती थी मेरी माँ। हाँ। वो गांव पैदल जाती थी खेत तक, और खेत से पूरी फसल उगाई से लेके कटाई तक करवाती थी, और पैदल खुद वो मजदूरों के साथ घर आती थी। एक मंत्री की पत्नी अगर इस तरीके से कर सकती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो नतमस्तक होना चाहिए हर पुरुष को महिलाओं के आगे। एक मैसेज जरूर आपको मैं देना चाहूंगा इस समय, चूंकि नवरात्रि चल रहा है और बड़ा संक्रमण का काल है ये हमारे यहाँ मानसिकता में पुरुषों का। आप देख रहे होंगे कि आजकल महिलाओं पे अत्याचार, बालिकाओं, लड़कियों पे अत्याचार जो हो रहा है, इसमें मुझे कहीं नहीं लगता है कि उन लड़कियों में महिलाओं की गलती है। इसमें निश्चित रूप से पुरुष वर्ग की गलती है कि हमारा अपना नजरिया बड़ा खराब है। इसके लिए हमें सुधरना है, हमें समाज को इकट्ठा करना है, और अगर हम एक महिला का सम्मान करके अगर उसको हम प्रॉपर तरीके से उसको इज्जत दें, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप इज्जतदार हो जाएंगे। कितनी सही बात कही आपने। पूरा ही प्रोग्राम जो था, मैं अब आपसे अलग से क्या मैसेज लूं, बस यही बोलना चाहूंगी कि क्या जाने से पहले कुछ पंक्तियां अभी रह गई हैं जो हम अंतिम आपकी पंक्तियों के साथ कर लें, उन खूबसूरत लाइनों के साथ, चाहे वो स्त्री के सशक्तिकरण की बात हो सकती है, आपके मन की भावनाओं की बात हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद ये मंच उसका साक्षी बन जाए। अरे बाप रे। मैं अभी ये कहना चाहूंगा कि किसी को भी, मैं चूंकि ज्यादातर कविताएं या गजल या गीत मैं हमेशा श्रृंगार या प्रेम पे लिखता हूँ, तो मेरी एक आज की ही है, मैं रोज ही लिखता हूँ, आपको बता दूं, सोशल मीडिया पे मैं रोज डालता हूँ। तो आज ही जो लिखा है वो मैं सुना देता हूँ, शायद पसंद आए। कि मेरे जमी में शामिल आसमां में शामिल है, मेरे जिगर में शामिल है, मेरे जहां में शामिल है। क्या बात है। वो जिस्म से में शामिल है, सरगम की तरह शामिल है, वो मेरी धड़कन में, मेरी हर सांस में शामिल है। गुल में शामिल है, गुलशन में शामिल है, तितली सी उड़ती हुई मेरी खुशबू में शामिल है। वो पलकों में रहती है, आंखों में बसती है, सूरज की किरणों से मेरी नजरों में शामिल है। मेरे जिस्म में शामिल है, रूह में शामिल है, वो सारे जहां में है, सारी कायनात में शामिल है। क्या बात है, सारी कायनात में इतना सम्मान देता हूँ। क्या बात है। बहुत ही समय का पता ही नहीं चला कि कैसे समय निकल गया। ऐसा लग रहा था बस आपको सुनते चले जाएं, और जो विचार थे ना, ऐसा लग रहा था बस वो ट्रांसफर होते चले जाएं, क्योंकि हमारा ये जो मकसद है, पूरे 9 दुर्गों में 9 अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए शख्सियत, पुरुष सदस्य से बात करने का मकसद ही ये है कि स्त्री शक्ति, देवी बस कह देने से काम नहीं चलेगा। दरअसल वो महसूस करने, और अगर मैं ये कहूं कि ये वो मंच बनेगा, खबर भारत का ये वो मंच है जहां पुरुष सदस्य आकर साझा करेंगे अपने मन की बात स्त्री शक्ति को लेकर, और ये कहे कि शायद आभार भी मानने का भी मौका हम उन्हें दे रहे हैं कि वो जो बातें कभी शायद जबान से नहीं निकल पाई। और जाने से पहले तो यही, आप बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दर्शकों को बता देते हमारे साथ सुरेंद्र शुक्ला जी, उप निदेशक नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद करते खबर भारत परिवार की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से। और जाने से पहले चूंकि स्त्री पुरुष की शक्तियों पर बात हो रही थी, स्त्री शक्ति पर पुरुष यानी प्रभुवाणी, ये हमारा संदर्भ था। स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा बुद्धिमान होती हैं, ये लिखा गया है, क्योंकि वे पुरुष से कम जानती हैं लेकिन उससे अधिक समझती हैं। ये जेम्स स्टीफेंस ने कहा था। तो इसी के साथ कि कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, और जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक अलग शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।